जरा इमेजिन करें कि आप सुबह उठें और आपको ये ब्रेकिंग न्यूज मिले कि रशिया ईस्टर्न यूरोप के अंदर तक घुस चुका है। उसके जंगी जहाज और टैंक्स यूरोपियन शहरों पर बमबारी कर रहे हैं, जबकि आर्कटिक और ब्लैक सी में खड़ी नेवी शिप्स धड़ाधड़ मिसाइल्स दाग रही हैं। हर कोई समझ रहा था कि यूक्रेन विल बी द एंड, बट व्हाट इफ इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। रशियन आर्मी नेटो को तोड़ते हुए वेस्टर्न यूरोप के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि ये वो एग्जैक्ट प्लान है जिस पर व्लादिमीर पुतिन पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। यूक्रेन तो सिर्फ पहला स्टेप था। असल सवाल तो ये है कि रशिया की असल स्ट्रेटेजी क्या है और यूक्रेन के बाद रशिया करने क्या वाला है। पुतिन की लिस्ट में अगला टारगेट कौन है? इन सवालों के जवाब देने से पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और हमारी वीडियोस की रीच भी बढ़ती रहे। अप्रैल 2025 आ चुका है। यूक्रेन वॉर को 4 साल हो चुके हैं और अभी तक इसके खात्मे के कोई साइंस नजर नहीं आ रहे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन इस वॉर को 2026 तक खींचना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन की गवर्नमेंट को खत्म करके उस पर से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खत्म कर सकें। रशिया ने अभी तक अमेरिका की सारी सीज फायर ऑफर्स को कंडीशनली रिजेक्ट कर दिया है। इसकी वजह यह है कि पुतिन यूक्रेन को रशिया और नेटो के बीच एक प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल होता है तो वो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए पुतिन इस वॉर को लंबा करना चाहते हैं, ताकि वो यूक्रेन और नेटो को पॉलिटिकली, मिलिटरीली और फाइनेंशियली बहुत कमजोर कर दें। एंड यूक्रेन इज जस्ट द बिगिनिंग। पुतिन के एम्बिशन सिर्फ इस वॉर तक महदूद नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में तो बहुत बड़े प्लान्स तैयार हो रहे हैं। रूस का अल्टीमेट गोल ये है कि वो अपने सोवियत दौर की ताकत को दोबारा हासिल करे, और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, एनर्जी रूट्स को सिक्योर करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक बफर जोन्स बनाना चाहता है और आर्कटिक और सेंट्रल एशिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन इतने बड़े प्लान को कैसे अचीव करेंगे और उनका अगला टारगेट कौन सा कंट्री हो सकता है। आज की वीडियो में हम पुतिन की सीक्रेट जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रूस इस वक्त कौन सी सीक्रेट चालें चलने की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन के बाद रशिया का सबसे पहला टारगेट मोल्डोवा हो सकता है। ये एक छोटा सा मुल्क है जो यूक्रेन के साउथ वेस्ट में है। मोल्डोवा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बॉर्डर रोमानिया के साथ है, जो कि एक नेटो कंट्री है, और इस तरह यहाँ से रूस ईस्टर्न यूरोप के अंदर तक पहुंच सकता है। मोल्डोवा एक कमजोर, पॉलिटिकली डिवाइडेड और अनडिफेंडेड मुल्क है। यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड एरिया ट्रांसनिस्ट्रिया भी है, जहाँ पर 1990 से रशियन फौजी मौजूद हैं। रशिया इन फौजियों को यूज करके आसानी से मोल्डोवा पर कब्जा कर सकता है और यूक्रेन तक जाने वाले सारे वेस्टर्न सप्लाई रूट्स को भी काट सकता है। अगर मोल्डोवा पर कब्जा होता है तो यूक्रेन तीनों तरफ से घिर जाएगा और इस रीजन में नेटो की पोजीशन बहुत वीक हो जाएगी। इसी तरह नॉर्दर्न साइड पर एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जैसे छोटे छोटे नेटो कंट्रीज हैं, जिनके रशिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर्स हैं, और ये कंट्रीज रशिया का नेक्स्ट टारगेट भी हो सकते हैं। अब क्योंकि ये बाल्टिक कंट्रीज 2004 में रशिया से बचने के लिए नेटो में शामिल हुए थे, मगर इनका छोटा साइज, रूस के इतना करीब होना और कमजोर आर्मी इन्हें बहुत खतरे में डाल देता है। खास तौर पर एस्टोनिया और लाटविया ज्यादा डेंजर में है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे रशियन लोग रहते हैं। यहाँ की 25% आबादी रशियन बोलती है और इनके रशिया के साथ कल्चरल रिलेशंस भी हैं। पुतिन इन रशियन बोलने वालों की हिफाजत का बहाना बनाकर यहाँ पर मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, जैसे उसने यूक्रेन में किया था। अगर रशिया इनमें से किसी भी कंट्री पर अटैक करता है तो ये नेटो के सबसे इंपॉर्टेंट रूल आर्टिकल 5 का टेस्ट होगा, जिसके मुताबिक किसी एक नेटो कंट्री पर अटैक सारे मेंबर कंट्रीज पर अटैक समझा जाता है। लेकिन इस दफा नेटो का रिस्पांस गारंटीड नहीं है, क्योंकि नेटो कंट्रीज अब बहुत डिवाइडेड हैं। खास तौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो और यूरोपियन कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया है, तो अगर नेटो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। नेटो कंट्रीज का नेटो पर से भरोसा उठ जाएगा एंड दिस वुड बी द एंड ऑफ नेटो एज वी नो इट। और पुतिन के लिए इस तरह नेटो को तोड़ना एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री होगी। इसके बाद पुतिन का अगला टारगेट जॉर्जिया होगा, एक छोटा मगर स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क, जिस पर रशिया ने 2008 में एक छोटा सा अटैक भी किया था। इस अटैक के नतीजे में रशिया ने अबखाजिया और साउथ ओसेशिया जैसे 2 इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया और ये आज भी रशिया के कंट्रोल में है। जॉर्जिया नेटो में शामिल होने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो अभी तक नेटो का हिस्सा नहीं है तो इसलिए वो सबसे ज्यादा वनरेबल है। लेकिन जॉर्जिया रूस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में जॉर्जिया एक ऐसी लोकेशन पर है जो उसे
यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट का गेटवे बनाती है। इसी तरह जॉर्जिया के पास कुछ बड़ी एनर्जी पाइपलाइंस का कंट्रोल भी है, जैसे बाकू टिबिलिसी सेहन ऑयल पाइपलाइन और साउथ कॉकेसस पाइपलाइन। ये पाइपलाइंस कैस्पियन सी से गैस और ऑयल यूरोप तक पहुंच जाती हैं और फिलहाल इन्हीं पाइपलाइंस की वजह से यूरोप को रशियन ऑयल और गैस का ऑल्टरनेट मिला हुआ है, जिसकी वजह से यूरोप की रशियन ऑयल और गैस पर से डिपेंडेंस कम होती जा रही है। अगर रूस जॉर्जिया पर मुकम्मल कब्जा कर लेता है तो वो इन पाइपलाइंस को बंद करके यूरोप को एनर्जी क्राइसिस में डाल सकता है। इस तरह यूरोप एक बार फिर रशियन ऑयल और गैस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए रशिया के लिए जॉर्जिया पर कब्जा सिर्फ जमीन हासिल करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुतिन एनर्जी सप्लाई को हथियार बनाकर यूरोप को इकोनॉमिकली वीक करना चाहता है और जैसे जैसे यूरोप की इकोनॉमी वीक होगी, नेटो के अंदर इख्तलाफात बढ़ते चले जाएंगे और उनके लिए फ्यूचर में रशिया के खिलाफ इकट्ठे लड़ना और भी मुश्किल होता चला जाएगा। यूरोप से हटकर सेंट्रल एशिया, खास तौर पर कजाकिस्तान भी रशिया के लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान न सिर्फ एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा है, बल्कि ये ऑयल, गैस, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से भी माला माल है और इसके अलावा इसका रूस के साथ एक लंबा बॉर्डर भी है। तारीखी तौर पर कजाकिस्तान रशिया के करीबी दोस्तों में से एक रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे में कजाकिस्तान रशिया से दूर होता जा रहा है और कुछ नए कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल, उसने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अपने रिलेशंस को काफी मजबूत कर लिया है। इसी इनिशिएटिव का एक की प्रोजेक्ट खॉर्गोस गेटवे है, जो चीन और यूरोप का ट्रेड कजाकिस्तान के जरिए आपस में कनेक्ट करता है। चाइना ने कजाकिस्तान में रोड, रेलवे और पाइपलाइंस में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और कजाकिस्तान की रशिया पर से डिपेंडेंस कम होती जा रही है। तुर्की भी अब कजाकिस्तान के साथ रिलेशंस बना रहा है, स्पेशली मिलिट्री डील्स और कल्चरल टाइज के जरिए। कजाकिस्तान ने तुर्की से जदीद हथियार भी खरीदना शुरू किए हैं, जिनमें बैरक्तर TB2 जैसे पावरफुल ड्रोन्स भी शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भी कजाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। अमेरिकन कंपनीज जैसे कि शेफ्रॉन और एक्सॉन मोबिल ने भी कजाकिस्तान के बड़े ऑयल रिजर्व्स, टेंगिस और कशागन में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है और इसकी वजह से सेंट्रल एशिया के एनर्जी रिसोर्सेज पर से रशियन इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। इसके अलावा कजाकिस्तान ने अमेरिका और नेटो के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी शुरू कर दी हैं, जिससे ये पता चलता है कि कजाकिस्तान रूस के अलावा भी अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहा है और ये सारी सिचुएशन पुतिन के लिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि उनके नजदीक कजाकिस्तान अब भरोसे के काबिल नहीं रहा। रशिया कजाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर या फिर मिलिट्री इंटरवेंशन का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कजाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करके ही वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर सकता है। इसी तरह टॉप नॉर्थ में भी एक और मैदान जंग उभर रहा है और वो है आर्कटिक। इस वक्त नॉर्थ पोल में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ये नए रास्ते न सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड का नक्शा बदल सकते हैं, बल्कि समुद्री सफर को भी बहुत छोटा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जापान से वेस्टर्न यूरोप जाने वाली शिप स्विस कनाल के जरिए 13,000 मील का लंबा सफर करती है, मगर आर्कटिक की बर्फ पिघलने के बाद यही शिप नॉर्थ वेस्ट पैसेज और बेरिंग स्ट्रेट के जरिए वेस्टर्न यूरोप तक जा सकेगी और ये नया रूट स्विस कनाल वाले रूट के मुकाबले में 6,000 मील छोटा है, जिससे वक्त और शिपिंग कॉस्ट दोनों बचेंगे। रशिया इन नए समुद्री रास्तों की अहमियत को अच्छी तरह समझता है और इसीलिए पुतिन आर्कटिक में तेजी से अपने मंसूबे आगे बढ़ा रहे हैं। रशिया पहले ही आर्कटिक की आधी कोस्ट लाइन कंट्रोल करता है और वहां 50 से ज्यादा फौजी अड्डे बना चुका है। इसके अलावा उसके पास 40 से ज्यादा आइस ब्रेकर शिप्स भी हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 2 आइस ब्रेकर्स हैं। अच्छा, अब रूस की ताकत सिर्फ आइस ब्रेकर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसने आर्कटिक में एडवांस्ड रडार सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस इंस्टॉलेशंस और इवन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी डिप्लॉय की हुई हैं, जो हर वक्त आर्कटिक की बर्फ के नीचे गश्त कर रही होती हैं। इसके साथ साथ रूस आर्कटिक की समुद्री तह में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बिलियंस ऑफ बैरल के हिसाब से ऑयल और नेचुरल गैस और इवन रेयर अर्थ मिनरल्स के भी बड़े रिजर्व्स हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया की इसी एग्रेसिव आर्कटिक स्ट्रेटेजी के जवाब में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली आर्कटिक में अमेरिकी प्रेजेंस बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 40 नए आइस ब्रेकर्स बनाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो आर्कटिक के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिप बिल्डिंग में रशिया से काफी पीछे रह गया है। आइस ब्रेकर्स को बनाना बहुत मुश्किल, महंगा और टाइम टेकिंग काम है। अगर अमेरिका फौरन ये आइस ब्रेकर्स बनाने पर काम शुरू कर भी दे, तब भी उसे रूस जितने आइस ब्रेकर्स बनाते बनाते कई
कई साल लग जाएंगे। पुतिन आर्कटिक का कंट्रोल सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से नहीं चाहते, बल्कि इसके जरिए वो पूरी दुनिया के ट्रेड और शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर नेटो कमजोर हुआ या टूट गया तो रूस को आर्कटिक का मुकम्मल कंट्रोल लेने से कोई नहीं रोक सकेगा और इससे मॉस्को आने वाले वक्तों में ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। फौजी ताकत बढ़ाने के अलावा रशिया खामोशी से कुछ ऐसे मंसूबों पर भी काम कर रहा है जिससे उसकी इकोनॉमी आने वाले कई सालों में मजबूत रह सकती है। इन्हीं प्लान्स में से एक है लिथियम पर फोकस। रशिया 2030 तक लिथियम की मैस स्केल प्रोडक्शन करना चाहता है। उसका एम है कि हर साल कम से कम 60,000 मेट्रिक टन लिथियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो। ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर बैटरीज और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इस वक्त रशिया के पास तकरीबन 10 लाख टन लिथियम के रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर साइबेरिया और दूसरे दूर दराज इलाकों में पाए जाते हैं। पुतिन इन लिथियम रिजर्व्स का फायदा उठाकर रूस की इकोनॉमी को ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स की डिपेंडेंसी से निकालना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर में वेस्टर्न कंट्रीज ने इस एक्सपोर्ट पर बहुत सैंक्शंस लगाई हैं। अगर रूस इस लिथियम प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाता है तो उसे पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को डोमिनेट करने से कोई नहीं रोक सकेगा और फिर उसे किसी सैंक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन इतने बड़े और खतरनाक कदम उठा रहे हैं। उनकी ये स्ट्रेटजी रैंडम नहीं है, बल्कि उनका असल मकसद रूस को दोबारा सोवियत यूनियन के दौर वाली वर्ल्ड सुपर पावर बनाना है। पुतिन ये ओपनली कह चुके हैं कि सोवियत यूनियन का टूटना 20वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सानहा था और जब से वो इख्तियार में आए हैं वो इस नुकसान को ठीक करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने बहुत तेजी से रशियन आर्मी को दोबारा मजबूत बनाया है। डिफेंस बजट को यूरोप से भी ज्यादा कर दिया है, यूरोप पर एनर्जी सप्लाई के जरिए दबाव डाला है और रशिया की डिप्लोमेटिक रीच को पूरी दुनिया तक फैला दिया है, खास तौर पर उन कंट्रीज तक जो मौजूदा वेस्टर्न सिस्टम को नापसंद करते हैं, जैसे चाइना और ग्लोबल साउथ के सारे कंट्रीज। लेकिन पुतिन का असल मकसद इससे भी कहीं बड़ा है। वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां ग्लोबल पावर और इकोनॉमी किसी एक मुल्क के कंट्रोल में ना हो, खास तौर पर अमेरिका के, बल्कि ये दोनों चीजें कई कंट्रीज के कंट्रोल में हो। इसी मकसद को हासिल करने के लिए रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्कों के साथ रिलेशंस बना रहा है। साथ ही में वो उन कंट्रीज के साथ भी नए अलायंस बना रहा है जो वेस्टर्न कंट्रोल के खिलाफ हैं। आज रशिया का सबसे बड़ा एलाय चाइना है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों का एक ही मकसद है कि अमेरिका की डोमिनेंस को खत्म किया जाए। इसी मकसद के लिए रूस चीन को बहुत ही कम रेट्स पर तेल और गैस भी दे रहा है। रशिया और चाइना के बीच ट्रेड अब $200 बिलियन क्रॉस कर चुका है और आज चाइना रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस पार्टनरशिप की सबसे खास बात यह है कि दोनों मुल्क अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं ताकि यूएस डॉलर को कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ रूस और ईरान के रिलेशंस भी काफी मजबूत हो चुके हैं। खास तौर पर सीरिया और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में ये अलायंस खुलकर सामने आया, जिसमें ईरान रूस को ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई कर रहा था जिन्हें वो यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा था और इसके बदले में रूस ईरान को लेटेस्ट 4G टेक्नोलॉजी दे रहा था और उसे वेस्टर्न सैंक्शंस बाईपास करने में भी मदद कर रहा था। इसी तरह इन दोनों कंट्रीज का अलायंस अमेरिका, नेटो और इसराइल तीनों के लिए खतरे का बायस बन रहा है। लेकिन पुतिन की स्ट्रेटजी सिर्फ चीन और ईरान तक महदूद नहीं है, वो उन कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस डेवलप कर रहा है जो अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल से तंग आ चुके हैं। भारत, ब्राजील, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज जो ब्रिक्स अलायंस के मेंबर हैं, वो अब रशिया के करीब होते जा रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज इस वक्त तकरीबन दुनिया की आधी आबादी और वर्ल्ड इकोनॉमी का 30% रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलायंस वेस्टर्न फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या पुतिन अपने इन तमाम प्लान्स में कामयाब हो सकेंगे और क्या नेटो रशिया को आगे बढ़ने से रोक पाएगा। इस वक्त नेटो अपनी तारीख के सबसे बड़े चैलेंज से गुजर रहा है। ये अलायंस जो कभी इंतहाई मजबूत और नाकाबिले शिकस्त लगता था, आज इसमें अंदरूनी इख्तलाफात बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो पर सवाल उठाकर पहले ही नेटो के फ्यूचर पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। दूसरी तरफ यूरोप रूस की तेजी से बढ़ती हुई फौजी ताकत का मुकाबला करने में भी मुश्किलात का शिकार है। अगर नेटो आपस में यूनाइटेड ना रहा तो पुतिन के प्लान्स वक्त से पहले हकीकत बन सकते हैं। आज दुनिया एक टर्निंग पॉइंट पर है। आने वाले बरसों में जो फैसले किए जाएंगे वो अगली कई सदियों तक वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करेंगे। क्या यूरोप यूनाइटेड रहेगा या फिर वो दबाव में आकर बिखर जाएगा, और क्या रूस वाकई नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने में कामयाब हो जाएगा? इन सवालों के जवाब ही दुनिया का
मुस्तकबिल तय करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।